Hello friends, in this video we are going to study about power quality and facts, unit 3 electrical tangents. In this video I have discussed 6 important questions which are very relevant according to the AKTU semester exams perspectives. So let's go through these questions one by one. Before that, यदि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रहे हो तो कृपया वीडियोज को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए कमेंट करें. So let's start with the question number 1. What are the sources of transient over voltage? Explain some with a suitable example. सोर्सेस ऑफ ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज. पहला है लाइटनिंग. जो लाइटनिंग होता है पोटेंशियल सोर्स होता है पैसिव ट्रांजिएंट का. जब लाइटनिंग हमारे पावर लाइंस को स्ट्राइक करता है तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पावर लाइंस में ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट्स डेवलप हो जाते हैं और ये ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट्स काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं और हाई मैग्नीट्यूड के होते हैं और ये हमारे ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स होते हैं, हमारे ट्रांसफार्मर से होते हैं, हमारे लोड्स तक पहुँच जाते हैं और हमारे लोड्स को डैमेज कर देते हैं या उनकी परफॉर्मेंस का अफेक्ट कर देते हैं. तो इसलिए इनसे बचने के लिए वेरियस प्रोटेक्टिव डिवाइसेस का यूज किया जाता है हमारे सिस्टम में. नेक्स्ट वी हैव स्विचिंग लोड्स ऑन और ऑफ. स्विचिंग नॉर्मल लोड्स इन अ फैसिलिटी कैन प्रोड्यूस ट्रांजिएंट्स. जब हम नॉर्मल लोड्स की स्विचिंग करते हैं पावर सिस्टम में तो इसकी वजह से हमारे पावर सिस्टम में इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं. द मेजॉरिटी ऑफ प्लांट लोड्स ड्रा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट व्हेन इनिशियली टर्न ऑन. जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट लोड्स होते हैं बेसिकली लार्ज अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करते हैं जब उनको इनिशियली टर्न ऑन किया जाता है. तो जैसे कि एसी मोटर को जब हम टर्न ऑन करते हैं इनिशियली तो अपने नॉर्मल फुल लोड करंट से 4 to 6 टाइम ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है और ट्रांसफार्मर जो हो गया अपने नॉर्मल फुल लोड करंट से लगभग 10 to 15 टाइम्स करंट ड्रॉ करता है जब इसको इनिशियली टर्न ऑन किया जाता है. तो नेक्स्ट वी हैव इंटरप्शन ऑफ फॉल्ट सर्किट. ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन लार्ज करंट्स आर जनरेटेड इन एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम. फॉल्ट कंडीशन में क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ फॉल्ट करंट जो होता है हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जनरेट हो जाता है. द फॉल्ट करंट्स आर इंटरप्टेड बाय ओवर करंट डिवाइसेस सच एज सर्किट ब्रेकर और फ्यूजेस. जो फॉल्ट करंट जनरेट होता है वो बेसिकली जो ओवर करंट डिवाइसेस होता है उनके द्वारा इंटरप्ट किया जाता है जैसे कि सर्किट ब्रेकर हो गया या फ्यूजेस हो गया. इंटरप्शन ऑफ फॉल्ट करंट जनरेट्स ओवर वोल्टेज इम्पल्स इन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम. जब इंटरप्ट करते हैं फॉल्ट करंट को तो इसकी वजह से क्या होता है कि सिस्टम में ओवर वोल्टेजेस इम्पल्स डेवलप हो जाते हैं. एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फॉल्ट करंट. और जो मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज होता है वो बेसिकली अमाउंट ऑफ फॉल्ट करंट पे डिपेंड करता है कितना अमाउंट ऑफ फॉल्ट करंट है एंड स्पीड विद विच द फॉल्ट इज इंटरप्ट. और जिस स्पीड से फॉल्ट को इंटरप्ट किया जा रहा है उसके स्पीड पे डिपेंड करता है बेसिकली. नेक्स्ट वी हैव कैपेसिटर बैंक स्विचिंग. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट्स इज स्विचिंग ऑफ कैपेसिटर बैंक इन पावर सिस्टम. Electrical utilities switch capacitor bank during peak load hours to offset the lagging kVAR demand of the load. बेसिकली पावर सिस्टम में पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटर बैंक की स्विचिंग की जाती है और कैपेसिटर बैंक की स्विचिंग की वजह से हमारा जो पावर सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट्स डेवलप हो जाते हैं. और कैपेसिटर बैंक की जो जैसे कि हमारे पावर सिस्टम में ज़्यादातर जो लोड्स होते हैं वो इंडक्टिव होते हैं जैसे मोटर्स हो गया, ट्रांसफार्मर्स हो गया. यदि हमारे सिस्टम में ज़्यादा इंडक्टिव लोड्स होंगे तो इसकी वजह से हमारे सिस्टम में लैगिंग रिएक्टिव पावर ज़्यादा होगा. यदि हमारे सिस्टम में रिएक्टिव पावर ज़्यादा होगा तो पावर फैक्टर कम होगा, सिस्टम की एफिशिएंसी कम होगी और जो लॉसेस हैं हमारे सिस्टम में वो ज़्यादा हो जाएंगे. तो पावर फैक्टर को सिस्टम में इम्प्रूव करने के लिए और लॉसेस को कम करने के लिए और सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए बेसिकली हम कैपेसिटर बैंक की स्विचिंग करते हैं. और यदि हम कैपेसिटर बैंक की स्विचिंग सिस्टम वोल्टेज पीक के दौरान करें तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट्स हमारे फीडर से होते हुए ट्रांसफार्मर से होते हुए हमारे लोड्स तक पहुंच जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं या लोड्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं या वो प्रॉपर आउटपुट नहीं प्रोड्यूस करते हैं, उनके कुछ पैरामीटर्स अफेक्टेड हो जाते हैं. हमारा कैपेसिटर बैंक जो होता है वो बेसिकली लीडिंग रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करता है और जो इंडक्टिव लोड होते हैं लैगिंग रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करते हैं. तो हमारा कैपेसिटर बैंक जो लीडिंग रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करता है उसकी सहायता से जो लैगिंग केवीआर डिमांड होती है लोड की उसको ऑफसेट किया जाता है, कंपनसेट किया जाता है और उससे क्या होता है कि हमारा जो ओवरऑल पावर फैक्टर होता है सिस्टम का वो इंक्रीज कर जाता है और सिस्टम के जो लॉसेस होते हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं और सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है. Next question, we have discussed the atmospheric cause phenomena in transient overvoltage. Overvoltage surge due to lightning discharge is a common natural cause of electrical equipment failure. Lightning
is a huge spark which is due to electrical discharge taking place between the clouds or between the clouds and earth. Clouds gets charged due to atmospheric process during thunderstorm or due to ions in the air. The clouds gets charged either positively or negatively. Whenever such clouds passes over the earth, it induces opposite charges on the earth's surface. When the voltage exceeds breakdown of when the voltage exceeds the breakdown potential of air, that is 3 into 10 to the power 6 volt per meter or 30 kV per centimeter, a lightning flash occurs. A lightning strike can typically produce a voltage rise in about 1 to 2 microseconds that can decline to a value of 50% of the peak voltage approximately in 50 to 100 microseconds. And this is the टिपिकल लाइटनिंग इम्पल्स वेव. लाइटनिंग डिस्चार्ज की वजह से क्या होता है कि हमारे जिस सिस्टम में जैसे लाइटनिंग डिस्चार्ज होता है तो इसकी वजह से ट्रांजिएंट्स और वोल्टेज डेवलप हो जाते हैं हमारे सिस्टम में, और ये ट्रांजिएंट और वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, और इसलिए ये हमारे इक्विपमेंट्स को डैमेज कर सकते हैं, या इसकी वजह से हमारे इक्विपमेंट्स जो है माल फंक्शनिंग करना शुरू कर देंगे या प्रॉपर आउटपुट नहीं प्रोड्यूस करेंगे. तो इससे बचने के लिए वेरियस अप्लायंसेस या डिवाइसेस का यूज किया जाता है, प्रोडक्टिव डिवाइसेस का यूज किया जाता है. लाइटनिंग जो होता है एक ह्यूज स्पार्क होता है फिनोमेना. तो लाइटनिंग फिनोमेनन क्या होता है कि कुछ एटमॉस्फेरिक प्रोसेस की वजह से हमारे जो क्लाउड्स होते हैं उसमें नेगेटिवली चार्ज डेवलप हो जाता है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो है हमारे जो अर्थ सरफेस है उस पर पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो जाता है. और ड्यू टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है. और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है एयर के ब्रेकडाउन पोटेंशियल जो कि 3 इंटू 10 पावर 6 और वी कैन से 30 kV पर सेंटीमीटर से यदि ये ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, लाइटनिंग फ्लैश ऑकर होता है. इसकी वजह से बिजली जो है चमकती है या लाइटनिंग होता है, इसकी वजह से जो है लाइटनिंग डिस्चार्ज होता है. लाइटनिंग स्ट्राइक कैन टिपिकली प्रोड्यूस अ वोल्टेज राइज इन अबाउट 1 to 2 माइक्रोसेकंड. जो लाइटनिंग स्ट्राइक होता है लगभग वो 1 से 2 माइक्रोसेकंड में वोल्टेज राइज प्रोड्यूस कर देता है, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज तक पहुंच जाता है. और ये वोल्टेज लगभग 50 से 100 माइक्रोसेकंड में ये 50% डिक्लाइन कर जाता है अपने मैक्सिमम वोल्टेज का. हियर वी हैव वेवफॉर्म. इट इज़ अ टिपिकल लाइटनिंग इम्पल्स वेवफॉर्म है जो कि शो कर रहा है कि लगभग 1.2 माइक्रोसेकंड में मैक्सिमम वोल्टेज राइज हुआ और लगभग 50 माइक्रोसेकंड में ये 0.5 वोल्ट हो गया. मैक्सिमम वोल्टेज भी है और लगभग 50 माइक्रोसेकंड में 0.5 वोल्टेज तक ये डिक्लाइन कर गया है. लाइटनिंग डिस्चार्ज ड्यू टू चार्ज बिल्डअप इन द क्लाउड. तो ये जो प्रोसेस है उसको जो है डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें कि जो क्लाउड्स उसमें एक साइड नेगेटिवली चार्ज ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गए हैं और अदर साइड जो है पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो गए हैं. और चूँकि जो क्लाउड है वो ज़्यादातर नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए उसके जस्ट अपोजिट जो है अर्थ सरफेस पे एक करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है. और जब पोटेंशियल इनके बीच में लगभग ब्रेकडाउन पोटेंशियल जो एयर का होता है उससे ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से जो है लाइटनिंग फ्लैश ऑकर करता है. दिस कंसेप्शन इज दैट डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्राइक इज नीडेड टू प्रोड्यूस डिस्ट्रक्टिव ओवर वोल्टेज. एक जो कॉमन मिसकंसेप्शन है ये है कि जो डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्राइक होता है वही जो है डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता है. ऐसी बात नहीं है. In fact, it is rare that a failure in an electrical system is due to direct lightning strike. In fact, मतलब सच्चाई ये है कि जो है डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से जो हमारे सिस्टम में फेलर होता है वो बहुत रेयर होता है. इनफैक्ट डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें इक्विपमेंट्स बहुत कम फेल करते हैं या माल फंक्शन करना शुरू करते हैं. मोर ऑफन द इलेक्ट्रिकल एंड मोर और क्या है कि जो है इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से क्या होता है कि जब लाइटनिंग डायरेक्टली हमारे पावर लाइन से पावर सिस्टम पे नहीं गिरती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है उससे हमारे पावर लाइन्स में वोल्टेजेस इंड्यूस हो जाते हैं
और इन वोल्टेजेस की वजह से क्या होता है कि हमारे डिवाइसेस फेलर हो जाते हैं या डिवाइसेस नॉट वर्क प्रॉपरली या डैमेज हो सकते हैं। Also, lightning discharge current flowing through the earth creates a potential difference between the power lines and the ground and in an extreme case causes equipment failure. Isolation transformer provide limited protection from lightning strike. जो आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं ये लिमिटेड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक से। चूँकि लाइटनिंग एक शॉर्ट ड्यूरेशन हाई फ्रीक्वेंसी फिनोमेना है, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, तो जो कुछ पोर्शन होता है लाइटनिंग एनर्जी का ट्रांसफार्मर के इंटर वाइंडिंग कैपेसिटेंस की वजह से प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंच जाता है और उससे होते हुए हमारे लोड्स तक पहुंच जाता है और जिसकी वजह से हमारे लोड्स जो हैं डैमेज हो सकते हैं। इसलिए जो है ट्रांसफार्मर्स प्रोवाइडेड विद द ग्राउंडेड शील्ड बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स प्रोवाइड बेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटनिंग एनर्जी प्रेजेंट एट द ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग। जिन ट्रांसफार्मर्स में ग्राउंडेड शील्डिंग प्रोवाइड की जाती है प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग्स के बीच में, वो हमारे सिस्टम को जो है लाइटनिंग एनर्जी से काफ़ी हद तक बचाते हैं। यदि लाइटनिंग स्ट्राइक करती है हमारे प्राइमरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर के, तो ये ग्राउंड शील्डिंग की वजह से हमारे सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर की तरफ बहुत कम पहुंचेगी या पहुंचेगी ही नहीं, और इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे इक्विपमेंट्स जो है डैमेज होने से बच जाएंगे। अरेस्टर भी लाइटनिंग एनर्जी से हमारे सिस्टम इक्विपमेंट्स को बचाते हैं। Arresters have a well-defined conduction voltage below which they are ineffective. This voltage depends on the rating of arrestor itself. For optimum protection के लिए arrestor voltage should be matched to the lightning impulse withstand of the equipment being protected. Next question we have question number 3. Explain power factor improvement using capacitor switching event, or explain the working of capacitor switching operation. Capacitor switching is one of the most common switching events on the utility system. साधारणतः यूटिलिटी सिस्टम में जब भी हमें पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम कैपेसिटर बैंक की स्विचिंग करते हैं। कैपेसिटर्स आर यूज टू प्रोवाइड रिएक्टिव पावर टू करेक्ट द पावर फैक्टर विच रिड्यूसेस लॉसेस एंड सपोर्ट्स द वोल्टेज ऑन द सिस्टम। कैपेसिटर्स बेसिकली लीडिंग रिएक्टिव पावर हमारे सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, और जो हमारे सिस्टम के लोड्स होते हैं जैसे मोटर्स ट्रांसफार्मर्स, ये हमारे सिस्टम में लैगिंग रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करते हैं। तो कैपेसिटर बैंक्स जो लीडिंग रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करते हैं, ये लीडिंग रिएक्टिव पावर लैगिंग रिएक्टिव पावर को ऑफसेट करता है, कंपनसेट करता है और ओवरऑल हमारे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है, जिससे कि हमारे सिस्टम के लॉसेस घट जाते हैं और सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। कैपेसिटर स्विच कॉन्टैक्ट्स क्लोज नियर द सिस्टम वोल्टेज पीक, और कैपेसिटर्स की स्विचिंग हम तब करते हैं जब सिस्टम का वोल्टेज जो है पीक होता है। तो जब यदि हम कैपेसिटर बैंक्स की स्विचिंग यदि हम सिस्टम वोल्टेज पीक पे करते हैं, तो इसकी वजह से हमारे सिस्टम में ट्रांजिएंट्स डेवलप हो जाते हैं, ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट्स। यदि कैपेसिटर स्विच कॉन्टैक्ट्स को यदि हम सिस्टम वोल्टेज पीक पे क्लोज करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो कैपेसिटर बैंक स्विचेस होते हैं उसके अक्रॉस जो इंसुलेशन होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है मैक्सिमम वोल्टेज पे, और इस दौरान जो वोल्टेज होता है कैपेसिटर के क्रॉस वो जीरो हो जाता है। जैसे कि कैपेसिटर सडन वोल्टेज चेंजेस को अलाउ नहीं करता है, इसलिए क्या होता है कि जो कैपेसिटर का क्रॉस वोल्टेज पहले जो जीरो होता है वो धीरे धीरे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता है उसी उसी की अकॉर्डिंग कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज इंक्रीज करता जाता है, एंड इट राइजेस अप टू सिस्टम वोल्टेज पीक। बिकॉज पावर सिस्टम सोर्स इज इंडक्टिव, द कैपेसिटर वोल्टेज ओवरशूट्स एंड रिंग्स एट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। चूँकि जो पावर सिस्टम सोर्स होता है वो इंडक्टिव होता है, इसलिए जो कैपेसिटर वोल्टेज ओवरशूट्स करता है और रिंग्स एट नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, और इसी की वजह से जो है सिस्टम में ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट्स डेवलप हो जाते हैं, जो हमारे सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, और इनसे बचने के वेरियस प्रोटेक्टिव डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है सिस्टम में। दिस इज़ द वन लाइन डायग्राम ऑफ कैपेसिटर स्विचिंग ऑपरेशन, जिसमें कि सोर्स दिखाया गया है, इंडक्टेंस L1, सब स्टेशन, मॉनिटर लोकेशन, फीडर इम्पीडेंस, स्विच कैपेसिटर। सिंगल लाइन डायग्राम से हम कैपेसिटर बैंक के स्विचिंग ऑपरेशन को समझते हैं। तो जब हम कैपेसिटर बैंक के स्विच कॉन्टैक्ट्स को सिस्टम वोल्टेज पीक के दौरान क्लोज करते हैं,
तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो इंसुलेशन होता है स्विच कॉन्टैक्ट्स के क्रॉस वो ब्रेक डाउन हो जाता है और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज 0 हो जाता है। और ये वोल्टेज जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाता है उसी के क्रॉस से राइज करता है और ये राइज करता है अप टू सिस्टम वोल्टेज पीक तक। नेक्स्ट वी हैव एडवांटेजेस ऑफ कैपेसिटर बैंक स्विचिंग इन पावर सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि लॉसेस बहुत कम होते हैं और दे डोंट रिक्वायर फाउंडेशन फॉर इंस्टॉलेशन, और ये बहुत लाइट वेट के होते हैं इसलिए इनको कहीं भी इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है और ये बहुत इकोनॉमिकल होते हैं। नेक्स्ट वी हैव ए डिसएडवांटेज ऑफ कैपेसिटर स्विचिंग। वंस द कैपेसिटर स्पॉइल्ड देन रिपेयर इज कॉस्टली होता है। कैपेसिटर बैंक कॉजेज स्विचिंग सर्जेस ऑन सिस्टम। कैपेसिटर बैंक की वजह से क्या होता है स्विचिंग सर्जेस जो है आ जाते हैं सिस्टम में। द एज ऑफ स्टैटिक कैपेसिटर बैंक इज लेस, जो एज होता है इनका काफ़ी कम होता है। एक बार कैपेसिटर स्पॉइल हो गया तो उसका रिपेयरिंग जो है काफ़ी कॉस्टली होता है और कैपेसिटर बैंक की जो स्विचिंग होता है उसकी वजह से स्विचिंग सर्जेस हमारे सिस्टम में आ जाते हैं और वोल्टेज ट्रांजिएंट्स डेवलप हो जाते हैं। द एज ऑफ स्टैटिक कैपेसिटर बैंक जो एज होता है काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ वोल्टेज मैग्निफिकेशन at customer side due to energizing capacitor on utility system and discuss the remedy. A potential side effect of adding power factor correction capacitor at the customer location is that they may increase the impact of utility capacitor switching transients on end user equipments. बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब हम एंड यूजर साइड या कस्टमर साइड यदि हम कैपेसिटर को ऐड करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो सब स्टेशन साइड जो ट्रांजिएंट्स और वोल्टेजेस डेवलप होते हैं स्विचिंग करने की वजह से वो हमारे कस्टमर के एंड यूजर साइड जो लोड्स होते हैं इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं और ये जो ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट्स होते हैं ये मैग्नीफाई हो जाते हैं लगभग 3.0 to 4.0 पर यूनिट हो जाते हैं और इसका जो इफेक्ट होता है हमारे कस्टमर साइड जो इक्विपमेंट्स होते हैं उस पर काफ़ी घातक होता है। इसलिए हमारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको डैमेज कर सकते हैं या उनके परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर देते हैं। इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए वेरियस इक्विपमेंट डिवाइसेस का यूज किया जाता है जैसे अरेस्टर्स या अदर्स। द ट्रांजिएंट इज जनरली नो हायर देन 2.0 per unit on the primary distribution system, although ungrounded capacitor bank में yield somewhat higher values. जो ट्रांजिएंट्स होते हैं जनरली वो 2 पर यूनिट होते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन साइड और यदि कैपेसिटर बैंक्स अनग्राउंडेड है तो ये वैल्यूज़ काफ़ी और ज़्यादा बढ़ सकती है। लोड साइड कैपेसिटर कैन मैग्नीफाई दिस ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज एट द एंड यूजर बस फॉर सर्टेन लो वोल्टेज कैपेसिटर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और लोड साइड जो कैपेसिटर्स हैं ये ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज को जो है मैग्नीफाई कर सकते हैं एंड यूजर बस पर फॉर लो वोल्टेजेस कैपेसिटर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर साइजेस के लिए। द ट्रांजिएंट्स ओवर वोल्टेजेस ऑन एंड यूजर साइड में रीच एज हाई एज 3.0 to 4.0 पर यूनिट ऑन लो वोल्टेजेस बस अंडर दीज कंडीशंस with potentially damaging consequences for all types of customer equipment. ये जो ट्रांजिएंट्स और वोल्टेजेस होते हैं इसकी वैल्यू लगभग 3.0 to 4.0 पर यूनिट तक पहुंच सकती है ऑन एंड यूजर साइड पे फॉर लो वोल्टेजेस के लिए। और इसकी वजह से क्या होता है कि इसके जो काफ़ी घातक इफेक्ट होते हैं हमारे जो कस्टमर इक्विपमेंट है उस पर। ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेजेस ऑन एंड यूजर साइड में रीच एज हाई एज 3.0 to 4.0 पर यूनिट ऑन लो वोल्टेजेस बस अंडर दिस कंडीशन विद पोटेंशियली डैमेजिंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कस्टमर इक्विपमेंट। तो जो ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेजेस हैं इसकी वैल्यू लगभग 3.0 to 4.0 पर यूनिट तक पहुंच सकती है एंड यूजर साइड पे बिकॉज ऑफ एडिंग कैपेसिटर ऑन द कस्टमर साइड। कस्टमर साइड पे जब हम कैपेसिटर्स को ऐड करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो सब स्टेशन साइड जो ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट्स डेवलप हो जाते हैं वो हमारे कस्टमर साइड ट्रांसफ़र हो जाते हैं और इसकी वैल्यू मैग्नीफाई हो जाती है काफ़ी ज़्यादा लगभग 3.0 to 4.0 पर यूनिट तक हो जाती है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके काफ़ी डैमेजिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं हमारे कस्टमर इक्विपमेंट पे। मैग्नीफिकेशन ऑफ यूटिलिटी कैपेसिटर स्विचिंग ट्रांजिएंट्स एट द एंड यूजर लोकेशन ऑकर्स ओवर अ वाइड रेंज ऑफ ट्रांसफार्मर कैपेसिटर साइजेस। रिसाइजिंग द customers power factor correction capacitor or step down transformer is therefore usually not a practical solution. यदि हम कस्टमर पावर फैक्टर करेक्शन कैपेसिटर्स को या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को रिसाइज करते हैं तो एक कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं क्योंकि ये करना आसान नहीं होता, इसलिए हमें अदर सॉल्यूशन को ढूंढना पड़ता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वन सॉल्यूशन इज टू कंट्रोल द ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज एट द यूटिलिटी कैपेसिटर। एक जो सॉल्यूशन है
ये है कि हम जो ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज सिस्टम में डेवलप हो रहे हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइसेस हैं उसका यूज़ करें या अदर टेक्निक्स का यूज़ करके हमें इनको कंट्रोल करना चाहिए। दिस दिस इज समटाइम्स पॉसिबल यूजिंग सिंक्रोनस क्लोजिंग ब्रेकर्स और स्विचेस विद प्री इंसर्शन रजिस्टर्स एट द customer location. High energy surge resistors can be applied to limit the transients voltage magnitude at the customer bus. जो कस्टमर लोकेशन है वहाँ पे हम हाई एनर्जी सर्ज रजिस्टर का यूज करके जो ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज मैग्नीट्यूड है उसको हम लिमिट कर सकते हैं, उसको काफ़ी हद तक रोक सकते हैं ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज को। तो यदि हम ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज को रोकना चाहते हैं तो कस्टमर साइड, तो हम जो हाई एनर्जी सर्ज रजिस्टर्स हैं उनका यूज करके हम जो ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज है उनको लिमिट कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। It is important to note that the arresters can only limit the transient to the arrestor protective level. This will typically be approximately 1.8 times the normal peak voltage. जो सर्ज अरेस्टर्स होते हैं वो कुछ लिमिट तक ही ट्रांजिएंट्स को रोक सकते हैं और उसके कम यदि हुआ तो उसको नहीं रोक सकते। तो दिस विल टिपिकली बी अप्रोक्सीमेटली, यह लगभग 1.8 टाइम्स द नॉर्मल पीक वोल्टेज के बराबर होता है। This may not be sufficient to protect sensitive electronic equipment that might only have a withstand capability of 1.75 per unit. यदि कोई सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जिसका विदस्टैंड कैपेबिलिटी सिर्फ 1.75 पर यूनिट है, तो ऐसे इक्विपमेंट्स जो हैं डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि सर जो अरेस्टर है ये इतने कम वैल्यू को, मतलब अपने एक लिमिट से कम वैल्यू को नहीं प्रोटेक्ट कर सकता इक्विपमेंट्स को। हम इस डायग्राम से हम फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सोर्स है और सब स्टेशन साइड का इंडक्टर सपोज L1 है और कैपेसिटर जो इधर लगा है C1 है, और फीडर सर्विस ट्रांसफार्मर की बात करें, ये फीडर है और उसके बाद सर्विस ट्रांसफार्मर है और लोड साइड कैपेसिटर C2 लगा है। तो यदि लोड साइड की फ्रीक्वेंसी कस्टमर यूजर साइड या कस्टमर साइड की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, मैच कर जाती है, तब ये कंडीशन होता है वोल्टेज मैग्नीफिकेशन का। यदि स्विचिंग फ्रीक्वेंसी F1 = 1/2 इक्वल हो जाए नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ कस्टमर साइड, यदि सब स्टेशन साइड की फ्रीक्वेंसी F1 = 1/2 इक्वल हो जाए कस्टमर साइड की फ्रीक्वेंसी F2 = 1/2 C2 के बराबर, देन वोल्टेज मैग्नीफिकेशन F1 = F2। वोल्टेज मैग्नीफिकेशन की ये कंडीशन है कि जब फ्रीक्वेंसी कस्टमर सब स्टेशन साइड की इक्वल हो जाए फ्रीक्वेंसी ऑफ द कस्टमर साइड की, तब होता है वोल्टेज मैग्नीफिकेशन। मतलब इससे क्या होता है कि जो ट्रांजिएंट्स और वोल्टेज जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनकी वैल्यू इंक्रीज़ कर जाती है और इससे हमारे इक्विपमेंट्स पे काफ़ी घातक इफेक्ट होता है और हमारे इक्विपमेंट्स जो है डैमेज हो सकते हैं। हमने यहाँ पे डायग्राम की मदद से दिखाया कि जो हमारा सर्किट है, जो हमारा पूरा पावर सिस्टम है उसको शो किया है और उसका एक इक्विवेलेंट सर्किट जो हमने बनाया है, जिसमें कि C1 और L1 जो है पैरेलल में लगा है और C2 और L2 सीरीज में लगा है। तो जब इसमें वोल्टेज VC1 पास होता है, इससे ट्रांजिएंट्स VC1 जब पास होते हैं इससे, तो इसकी वजह से क्या होता है, सेकेंडरी साइड जो है, सेकेंडरी साइड ऑफ सर्विस ट्रांसफार्मर पे वोल्टेज VC2 जो है उसमें भी ट्रांजिएंट्स आ जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हैं, ट्रांजिएंट्स मैग्नीफाई कर जाते हैं। इस फिगर से हम देख सकते हैं, जैसे कि हम पावर सिस्टम नेटवर्क में देख सकते हैं कि सोर्स लगा है एक और इंडक्टर है और सब स्टेशन साइड जो इंडक्टेंस L1 है और कैपेसिटर C1 है और फीडर फिर सर्विस ट्रांसफार्मर है और लोड साइड कैपेसिटर C2 लगा है। तो इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट हमने बनाया है कि जो C1 है और L1 है वो बेसिकली पैरेलल में है और C2 L2 सीरीज में है। और जब वोल्टेज VC1 जो ट्रांजिएंस वोल्टेज है, जिसमें ट्रांजिएंस है वोल्टेज में, वो जब पास होता है इक्विवेलेंट सर्किट से, VC1 वोल्टेज जैसे दिखाया गया है कि उसमें ट्रांजिएंस है कुछ, जब ये हमारे कस्टमर साइड पहुंचता है VC2 हो जाता है और इसमें ट्रांजिएंस जो है ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंस की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। और ये बेसिकली तब होता है जब
कस्टमर साइड की फ्रीक्वेंसी और सबस्टेशन साइड की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए या इक्वल हो जाए एक दूसरे से, तो तब वोल्टेज मैग्निफिकेशन कंडीशन तब आती है जब F1 बराबर F2, मतलब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सबस्टेशन साइड इक्वल्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कस्टमर साइड्स, तब जो होता है जो ट्रांजिएंट्स और वोल्टेजेस होते हैं वो हमारे कस्टमर साइड इक्विपमेंट्स तक पहुंच जाते हैं और वो हमारे कस्टमर साइड इक्विपमेंट्स को डैमेज कर सकते हैं या डैमेज कर देते हैं और उसके परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर देते हैं। तब ये ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट्स हमारे कस्टमर साइड जो इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं और इससे क्या होता है कि हमारे जो इक्विपमेंट्स है वो डैमेज हो सकते हैं या उनके परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकता है। कंट्रोल टेक्निक टू लिमिट द वोल्टेज मैग्निफिकेशन, यूज हाई वोल्टेज सर्ज अरेस्टर कस्टमर लोग। यदि हम हाई वोल्टेज सर्ज अरेस्टर्स का यूज करते हैं कस्टमर साइड, तब इससे क्या होगा, ट्रांजिएंट्स और वोल्टेजेस वो हमारे कस्टमर इक्विपमेंट्स तक नहीं पहुंच पाएंगे और इससे वोल्टेज मैग्निफिकेशन नहीं हो पाएगा। सेकेंड इज कन्वर्ट एंड यूजर पावर फैक्टर करेक्शन बैंक टू हार्मोनिक फिल्टर। जो एंड यूजर पावर फैक्टर करेक्शन बैंक है उनको हार्मोनिक फिल्टर में कन्वर्ट करके ट्रांजिएंट्स और वोल्टेजेस को रोका जा सकता है, वोल्टेज मैग्निफिकेशन को रोका जा सकता है। इंडक्टर इन सीरीज विद पावर फैक्टर करेक्शन बैंक विल डिक्रीज ट्रांजिएंट और वोल्टेज। यदि हम इंडक्टर्स को यूज करें सीरीज में पावर फैक्टर करेक्शन बैंक के साथ, तो ये जो है ट्रांजिएंट और वोल्टेज को डिक्रीज कर देगा। फोर्थ इज लाइन रिएक्टर्स इन सीरीज विद ड्राइव। ड्राइव के साथ सीरीज में जो है लाइन रिएक्टर्स का यूज करके वोल्टेज और वोल्टेज ट्रांजिएंट्स को रोका जा सकता है या वोल्टेज मैग्निफिकेशन को रोका जा सकता है या लिमिट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द डिवाइसेस यूज्ड फॉर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, एक्सप्लेन एट लीस्ट टू गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। फॉलोइंग डिवाइसेस आर यूज फॉर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, जैसे सर्ज अरेस्टर हो गया, क्रोबार डिवाइसेस हो, क्लैंपिंग डिवाइसेस हो गया एंड आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। पहला है कि सर्ज अरेस्टर। सर्ज अरेस्टर एक डिवाइस होता है जिसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट से प्रोटेक्ट करने के लिए। ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट जैसे लाइटनिंग की वजह से जो डेवलप होते हैं या स्विचिंग इवेंट्स की वजह से डेवलप होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए सर्ज अरेस्टर का यूज किया जाता है। जिस इक्विपमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना है, जिस यूनिट ऑफ इक्विपमेंट्स को हमें प्रोटेक्ट करना होता है, उसके पहले जो है हम सर्ज अरेस्टर का यूज करते हैं, सर्ज अरेस्टर कनेक्ट करते हैं। जिन भी इक्विपमेंट्स को हमें ट्रांजिएंट्स और वोल्टेज से प्रोटेक्ट करना होता है उनके पहले हम सर्ज अरेस्टर्स को यूज करते हैं ताकि वो सर्जेस या ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट्स हमारे इक्विपमेंट्स तक ना पहुंच पाए। सर्ज अरेस्टर इज आल्सो कनेक्टेड टू ग्राउंड एंड फंक्शन बाय राउटिंग एनर्जी फ्रॉम एन ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट टू ग्राउंड। सर्ज अरेस्टर बेसिकली ग्राउंड से भी कनेक्टेड किए जाते हैं और सर्ज अरेस्टर इज आल्सो कनेक्टेड टू ग्राउंड एंड फंक्शन बाय राउटिंग एनर्जी फ्रॉम एन ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट टू ग्राउंड। सर्ज अरेस्टर्स को ग्राउंड से भी कनेक्टेड किया जाता है और बेसिकली जो लाइटनिंग की वजह से जो ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट्स डेवलप होते हैं, जो उनकी एनर्जी होती है लाइटनिंग की, ये उसको ग्राउंड में भेज देते हैं और जो ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट्स की जो एनर्जी होती है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं ग्राउंड में, और जिससे क्या होता है हमारे इक्विपमेंट जो है बच जाते हैं। नेक्स्ट वन इज वी हैव क्रोबार डिवाइसेस। क्रोबार डिवाइसेस आर नॉर्मली ओपन डिवाइसेस। जो क्रोबार डिवाइसेस होते हैं नॉर्मली ओपन डिवाइसेस होते हैं और ये हाई ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट्स के दौरान ही कंडक्ट करते हैं। These devices usually manufactured with a gap filled with air or with special gases। इन डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर जब किया जाता है तो इसमें जो गैप होता है वो तो या एयर से फिल होता है, भरा हुआ होता है, या स्पेशल गैसेस से भरा हुआ होता है। द गैप आर्क्स ओवर व्हेन सफिशिएंटली हाई ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट अपीयर। जब सफिशिएंटली हाई वोल्टेज ट्रांजिएंट अपीयर होता है तो जो गैप आर्क्स होते हैं वो ख़त्म हो जाता है। वंस द गैप आर्क्स ओवर, power frequency current or follow current will continue to flow in gap until next current zero। एक बार यदि गैप आर्क ओवर हो गया तो पावर फ्रीक्वेंसी करंट या फॉलो करंट जो है फ्लो करना शुरू कर देता है गैप से, और तब तक फ्लो करता रहता है जब तक नेक्स्ट करंट जीरो ना हो जाए। एंड नेक्स्ट डिवाइस इज क्लैंपिंग डिवाइसेस। क्लैंपिंग डिवाइसेस फॉर एसी सर्किट्स आर कॉमनली नॉन लीनियर रजिस्टर्स होते हैं विच कंडक्ट वेरी लो अमाउंट ऑफ करंट until the ओवर वोल्टेज occurs। Then they start to conduct heavily and their impedance drops rapidly with increasing voltages। These devices effectively conduct increasing amount of current to limit the voltage rise of a surge। Next question we have, explain UPS switching transients। Next question we have question number 6, explain UPS switching transients।
Voltage notches are also common with output of UPS units due to power electronic circuitry associated with UPS units. जो आउटपुट होता है यूपीएस यूनिट्स का उसमें वोल्टेज नॉचेस कॉमनली आ जाते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो यूपीएस यूनिट्स होता है वो बेसिकली कंटेन करता है पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी, उसमें होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होता है, इसकी वजह से जो है वोल्टेज डिस्टर्बेंस आ जाते हैं। Unless provided with a wave shaping and filtering circuitry, the output of UPS can contain substantial notches. जब तक कि हम वेव शेपिंग या फिल्टरिंग सर्किटरी नहीं लगाते हैं आउटपुट ऑफ यूपीएस सर्किट, हम यूपीएस के आउटपुट पे वेव शेपिंग एंड फिल्टरिंग सर्किटरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा कि जो आउटपुट होगा यूपीएस का उसमें सब्सटेंशियल नोचेस होंगे ही होंगे, मतलब जो उसमें पावर क्वालिटी डिस्टर्बेंस है वो आएंगे ही आएंगे। इफ़ नोचेस लेवल बिकम्स एक्सेसिव प्रॉब्लम कैन अराइज। यदि नोचेस जो है एक्सेसिव हो जाएं, एक लेवल से ज़्यादा हो जाएं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो सेंसिटिव कम्युनिकेशन या डाटा प्रोसेसिंग लोड्स है उनके ऑपरेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। यदि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो कृपया वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल इंजीनियरिंग प्रवचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।